Bismillahirrahmanirrahim. Today we talk about Bragg's equation. In 1930, the father and son W.L. Bragg यानी कि विलियम लॉरेंस ब्रैग एंड विलियम हेनरी ब्रैग वर्कड आउट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप. उन्होंने काम किया, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया टू डिटरमिन. क्या डिटरमिन उन्होंने किया था? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि दो एटम के दरमियान के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए. किसकी मदद से? फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर एक्सरे गिराई और उसकी डिफ्रैक्शन पैटर्न से इसको मालूम किया. दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन, और इसी रिलेशन को हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं. अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं कि इस डायग्राम के ज़रिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया. यहाँ पे कुछ डॉट्स की मदद से एक एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया गया कि हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है. सॉलिड मटेरियल के अंदर बहुत से ये एटम्स मौजूद हैं. एक एटम ये पड़ा हुआ है, ये एटम है, काफ़ी ज़्यादा. एक प्लेन के अंदर ये एटम पड़े हुए हैं, उसके सक्सेसिव प्लेन यानी कि नीचे वाली लेयर्स के अंदर मज़ीद एटम्स की लेयर मौजूद है, और इसके नीचे मज़ीद एटम की लेयर्स होंगी, पर हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही एटम्स की लेयर को बनाया है. इसका मकसद क्या था? ब्रैग्स इक्वेशन दी की गई, वो चाहता था कि दो एटम के दरमियान का डिस्टेंस मालूम किया जाए. यानी कि ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसके सराउंड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होगा, जैसा कि इधर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया. एक न्यूक्लियस हमारे पास ये मौजूद है, तो वो इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को मालूम करना चाहता है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय डी. और अगर उससे उसके दरमियान के डिस्टेंस को मालूम हो जाता तो हम उसको 2 पे डिवाइड करके हम उसका रेडियस मालूम कर सकते थे. यानी एक एटम का रेडियस मालूम करने के लिए उसने ये सारी कैलकुलेशन यानी कि ये सारा काम किया. और इस पर्पज़ के लिए उसने जिस रेज़ का इस्तेमाल किया वो थी एक्सरे. एक्सरे ही क्यों यूज़ की गई? क्योंकि एक्सरे बहुत ही पावरफुल रेज़ है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है और एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है. हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ वेवलेंथ के. इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है. जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी. इसीलिए जब भी हम हॉस्पिटल में भी जाएँ तो वहाँ पे एक्सरे मशीन पड़ी होती है, जो वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है कि उसमें से बहुत सी रेडिएशन गुजरती हैं और वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर से भी पास कर जाती हैं. उसने इस तरह एक पीस लिया सॉलिड, जिसके बहुत सारे एटम्स की लेयर के ऊपर उसने पहले एक इंसिडेंट एक्सरे इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, जो जाके एक पॉइंट यानी कि उसके न्यूक्लियस से रिफ्लेक्ट हुई. न्यूक्लियस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरी सिमत में ऊपर की तरफ वापस आ गई. यानी कि ये हमारे पास जो इस तरफ से है वो है इंसिडेंट रे, जिसने एंगल थीटा पॉइंट ए के ऊपर जाकर टकराई, और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी जो थीटा व एंगल के साथ सेम उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ वो रिफ्लेक्ट हो गई. उसी के बाद उसने एक दूसरी एक्सरे कर उसके ऊपर एटम्स के ऊपर गिराई, और जैसे ही इधर से इंसिडेंट रे गई वो नीचे वाली लेज के एटम के साथ जाकर टकराई पॉइंट बी के ऊपर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बाहर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई. तो जैसा कि उसने देखा कि ये दोनों रेज़ यानी कि पहली रेज़ की निस्बत दूसरी रे ने ज़्यादा ट्रैवल किया, तो वो ये मालूम करना चाहता था कि उसने उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा किया है. उसको मालूम करने के लिए उसने यहाँ पे एक प्लेन यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया. परपेंडिकुलर ड्रा करने का मकसद ये था कि हमें पता चले यहाँ तक दोनों रेज़ ने एक जितना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से सी तक. यानी कि ये दोनों पॉइंट जो रेज़ पीछे से आ रही हैं यहाँ तक उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है. उसके बाद सी से बी और बी से डी, और यहाँ से अगर रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो इन दोनों ने एक जितना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है. यानी कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कहाँ पे है? वो है पॉइंट सी से बी और बी से डी, और इसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस हम कैसे मालूम करेंगे ये अभी चेक करते हैं, पर उससे पहले उसने एक एंगल थीटा यानी कि ये अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो ये इसके परपेंडिकुलर है ए का, ये वाला परपेंडिकुलर यानी कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है डी. यहाँ पे इस वक्त हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं. एक ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ए बी और सी. अगर हम साइन थीटा ले तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अबर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या है? सी और बी. और अगर हाइपोटेनस पे देखें तो वो हमारे पास मौजूद है ए और बी. ए और बी साइन थीटा
यानी कि सी और बी, अगर ए बी इधर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, ए बी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा सी और बी के। अगर हम देखें ए और बी वो तो इक्वल है डिस्टेंस डी के, तो हमने सी और बी की जगह डिस्टेंस ले लिया डी, यानी कि सी बी इक्वल आ गया साइन थीटा के। और एक इस तरफ हमारे पास एंगल बनी हुई है जो हमारे पास क्या है ए बी और डी। अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास एक एंगल ए बी डी है, जबकि साइन थीटा इसके अंदर बी और डी परपेंडिकुलर पर है और हाइपोटेनस पे हमारे पास ए और बी। ए और बी अगर इधर डिवाइड हो रहे हैं तो वो दूसरी तरफ जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी टी। जबकि हमारे पास ए और बी किसके इक्वल है, ए और बी हमारे पास इक्वल है डी के, तो हम यहाँ पे भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे डी साइन थीटा, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब अगर हम पाथ डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, यानी देखना चाहते हैं कि उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस पहली रेस की निस्बत ट्रैवल किया है, तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो है सी से बी और बी से डी। इसी पाथ डिफरेंस को मालूम करने के लिए उसने सारी कैलकुलेशन की, और पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या था सी और बी प्लस बी डी। जब हमने इन दोनों की वैल्यू पुट की, सी बी इक्वल था डी साइन थीटा के और बी डी भी इक्वल था डी साइन थीटा के, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के केसेस आ सकती हैं सामने। एक, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए। हमारे पास इंटरफेरेंस होते हैं दो किस्म के, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि जो फर्स्ट एक्सरे है वो रेज की फॉर्म में यहाँ पे आएगी और दूसरी भी हमारे पास रेज की फॉर्म में इधर आएगी, और जब वो ऊपर की तरफ जाएंगी अगर तो दोनों के क्रस्ट और ट्रफ सेम यानी कि इन फेज हुए तो हमारे पास जो रे आएगी वो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपस में अपोजिट हो गए, उसका कंस्ट्रक्टिव ऊपर हुआ और उसका नीचे चला गया, या हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के इन फेज ना हुए, आउट ऑफ फेज हुए, तो हमारे पास जो बनेगा इंटरफेरेंस वो डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो अगर हम पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या था, पाथ डिफरेंस था हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लैम्डा यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ कब होगा, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास एन लैम्डा नहीं होगा। और एन लैम्डा क्या है, हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल, या हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 समथिंग इसी तरह चलता जाएगा। अगर हमारे पास ये सेकंड रे से कर रही है तो हम इसे बोलेंगे, अगर फर्स्ट फेज से ही कर जाए तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर वो सेकंड से करे तो हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड से करे तो हम इसी तरह वो सवाल चलते जाएंगे। अगर हम एंगल को चेंज करते यानी ये थीटा एंगल को चेंज करेंगे तो ये नीचे रे वाली रेज पे चला जाएगा थर्ड लाइन के ऊपर, तो हम उसे बोल देंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी तरह हम एंगल को चेंज करते जाएंगे तो एन की वैल्यू भी हमारे पास वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएगी। एन हमारे पास ये इस वक्त एन लैम्डा है जो कि 2d साइन थीटा। अगर दो रेज रिफ्रैक्टेड होने के बाद सक्सेसिव प्लेन से, यानी कि जो हमारे पास दो सक्सेसिव प्लेन थे वो एक ही फेज़ में हुए, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल होगा सेकंड डिस्टेंस से वो हमारे पास होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अगर वो इन दोनों के दरमियान ही कहीं पे वो जाकर टकराए और रिफ्लेक्ट हो जाए तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो एन लैम्डा के इक्वल नहीं होगा, बजाय कि वो एन हमारे पास क्या था 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल या फिर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन।